हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे ताकि अपकमिंग एनटीए नेट की एग्जामिनेशन जो कि मई 2021 में शेड्यूल है, उस एग्जाम में आप सभी को सक्सेस मिले, आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं और जिनका पीएचडी नहीं हुआ है उनका पीएचडी में भी एनरोलमेंट हो जाए। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड रिलेटिव से के साथ सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स पे इस वीडियो को शेयर करें। इससे मुझे खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलती है और एनर्जी भी मिलती है ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से डायडेक्टिक वीडियोस अपलोड करता रहूं। आज का जो यूनिट है वो है पीपल एंड एनवायरनमेंट। मैंने पीपल एंड एनवायरनमेंट के ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा डायडेक्टिक है। आज जो मैं कराने जा रहा हूँ पीपल एंड एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है उसमें अग्रीमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये अग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पे यूएन के द्वारा किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1969 वो ईयर है जिसमें यूएन को ऐसा फील होता है कि इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1969 से पहले ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं थी, पूरे ग्लोबल लेवल पे भी इन्वायरमेंट को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। लेकिन 1969 में यूएन ने जब रिसर्च किया और उसने पाया कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स ये सारे सामने आ रहे हैं, उसके बाद यूएन को ऐसा लगा कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जितने भी कंट्रीज हैं उनको अवेयर करना बहुत ही आवश्यक है। और उन्होंने क्या किया, सारे कंट्रीज को इनवाइट करना शुरू किया, एक मंच पे लाना शुरू किया ताकि वो इन्वायरमेंट के जो भी कंसर्न है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको डिफरेंट कंट्रीज के साथ साझा कर सकें, शेयर कर सकें और उस पर एक होकर, यूनाइट होकर काम कर सकें। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है ये कोई कंट्री का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है ना। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। आप सपोज करिए हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया को हमने पॉल्यूशन फ्री बना लिया, लेकिन हमारे पास में पड़ोस का देश है चीन, म्यांमार है, नेपाल है। सपोज करिए हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज है। आप अगर पॉल्यूशन फ्री भी हो फिर भी आप पॉल्यूशन फ्री नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं एयर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन तो ये नहीं देखेगा ना कि ये इंडिया की बाउंड्रीज है और ये चीन का बॉर्डर है, तो जी मुझे चीन के बॉर्डर तक ही रहना है। वो तो एयर है, एयर हैज़ नो बॉर्डर्स और बाउंड्रीज। एयर तो ट्रैवल करता है, वो फ्री है। तो ये ग्लोबल इश्यूज है, हमें पूरे विश्व को स्वच्छ बनाना होगा, है ना, पॉल्यूशन फ्री बनाना होगा। वो कैसे बनेगा? जब जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो एक साथ एक मंच पर आएंगे और इन्वायरमेंट के लिए काम करेंगे। और इसका बेड़ा किसने उठाया? यूनाइटेड नेशन ने। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, हमें नेट के लिए कम से कम 5 या 6 एग्रीमेंट्स को पढ़ना है। इस एग्रीमेंट से या तो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, या तो किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के कौन से ईयर में वो साइन हुआ, कितने कंट्रीज ने उसमें उस पर अपनी अग्रीमेंट दी, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस नेट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में हम पेरिस समझौता भी कहते हैं। ये 2015 में आया था। ठीक है, और इसका जो मेन रीजन था वो था क्लाइमेट चेंज एंड इट्स नेगेटिव इफेक्ट। आपको पता है कि क्लाइमेट एक ऐसी चीज है जो कि हर 25 से 30 साल में थोड़ा चेंज होती है, लेकिन अभी जो क्लाइमेट में चेंज देखा गया है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, और हार्मफुल भी है। उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, है ना, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ रहा है, आज के टाइम में इतने सारे बीमारियां हैं, आप देखो नए नए डिजीजेस क्रिएट हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, है ना, लोग नई नई बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। तो वो सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, ओजोन डिप्लेशन की वजह से है। हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमें पता लग गया कि पेरिस समझौता क्यों हुआ था, ताकि क्लाइमेट चेंज और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हम पूरे कंट्रीज को, जो भी पूरा वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज है, उसको समझा सकें। इसके ऑब्जेक्टिव को अगर हम समझें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, उसको बिल्कुल रिड्यूस करना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं? वाटर वेपर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कुछ गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो इन गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करना बहुत एट अ लार्ज एक्सटेंट,
ये पेरिस एग्रीमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे चीन हो गया, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये लोग ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को इमिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो इनकी इमिशंस भी ज़्यादा होती हैं, पॉल्यूशन भी इन कंट्रीज़ की वजह से ज़्यादा होता है, और जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो अमेरिका को तो खास करके यूएन ने कहा है कि आप अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम से कम 25 to 26% तक रिड्यूस करें, और वो भी 2030 तक का टारगेट उन्हें दिया गया है। चीन के साथ भी ऐसी बात करी गई है। ठीक है, क्योंकि जो छोटे देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, वो तो ऐसे भी इमिशन उनके यहाँ से ज़्यादा नहीं हो रहा। ये है। ठीक है, दूसरा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास आइडिया है, नॉलेज है और फिनेंशियली बहुत स्टेबल है, वो उन कंट्रीज को हेल्प करें जो फाइनेंशियली इनस्टेबल हैं, फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं और फिनेंशियली पुअर हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गरीब देशों को फिनेंशियली भी मदद करें, टेक्नोलॉजी भी उनसे शेयर करें, ताकि वो भी इन्वायरमेंट की जो इश्यूज है उससे कॉम्बैट कर पाने में सक्षम, कैपेबल हो पाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव इसका है। ठीक है, अब इसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो उस टाइम पे 2015 में 195 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो टोटल 197 कंट्रीज हैं जो पेरिस एग्रीमेंट को पे साइन अपना कर चुके हैं, अपनी सहमति प्रदान कर चुके हैं। और इसमें सबसे लास्ट कंट्री जो अभी रिसेंट में साइन किया है वो है सीरिया। आपको पता है सीरिया कंट्री है। ठीक है, तो वो अभी सबसे रिसेंट पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा है। अब देखिए कि इसके क्या क्या एम्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के। तो पेरिस एग्रीमेंट का एम ये है कि 2050 तक, अभी 2021 चल रहा है, तो 2050 तक हम जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है उसको बिल्कुल नॉर्मल कर दें। इतना नॉर्मल कर दें कि क्लाइमेट चेंज जो नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे सोसाइटी पे हो रहे हैं वो होने खत्म हो जाए या बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, ताकि 2050 के बाद का जो जनरेशन होगा, उसके बाद का जो समय होगा वो कैसा होगा, इको फ्रेंडली होगा, है ना, जीरो पॉल्यूशन वाला होगा। तो उस दौर में जाने के लिए हमें अभी से अवेयर होना पड़ेगा, हमें उस ओर काम करना होगा, हमें अपने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, और डिफरेंट कंट्रीज को जो पुअर हैं उनको हेल्प भी करना होगा, उनको समझाना भी होगा कि आप कैसे इससे पार पा सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडिया ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की 2016 में, मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया, 2016 में इस पर सिग्नेचर किया। ठीक है, आज के टाइम में इंडिया भी जो भी इसके मेजर्स हैं जो पेरिस के एग्रीमेंट में दिए गए हैं उसको इंडिया भी फॉलो कर रहा है, और इसी का नतीजा है कि आज के टाइम में आप देखते होंगे कि सोलर एनर्जी पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी पे, बायोगैस पे, बायोमास पे, मतलब आपने देखा होगा कि अब गवर्नमेंट जो है बिल्कुल उन्होंने नेचुरल वेज पे सेंट्रलाइज कर दिया है। आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है, आप सोलर के माध्यम से करिए, है ना, विंड के माध्यम से करिए, बायोमास का यूज करिए। तो जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है उसको अब हमने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस से जो भी हम एनर्जी को बनाएंगे वो बहुत कम पॉल्यूशन करेगा। ठीक है, और वो हमारे हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब गवर्नमेंट उस ओर काम कर रही है, क्योंकि ये यूएन ने भी इस तरह के बातों को कहा है। ठीक है, दूसरा इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हमारे यहाँ एडिशनल फॉरेस्ट की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मतलब अब हम, क्योंकि हमने एक समय पे फॉरेस्ट का क्लियरेंस बहुत ज़्यादा किया, अगर आज से 20 ईयर्स बैक जाओगे या 1990 से 2010 तक को आप देखोगे तो आप पाओगे कि फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने बहुत ज़्यादा किया। उसकी हमारी अपनी कंपल्सन भी थी, हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि हमें जॉब्स चाहिए, हमें जो है तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जब तक आपके पास लैंड नहीं होगा तो आप कैसे फैक्ट्रीज, प्लांट लगाओगे, है ना। तो इसलिए हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस किया। ठीक है, लेकिन अब वो हमारे लिए क्या पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जियोपार्डाइज, हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा जियोपार्डाइज कर रहा है, डेंजरस बना रहा है ना, हो रहा है। तो हमें अब क्या करना है कि हमें फॉरेस्ट को डेवलप करना है, एडिशनल फॉरेस्ट लगाने हैं, ताकि जो कार्बन का जो प्रोडक्शन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस में हो सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन एक्सहेल करते हैं, और प्लांट क्या करता है, प्लांट
ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन को वो लेता है, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने ह्यूमंस इस सोसाइटी में, इस अर्थ पे इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का एक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें फॉरेस्ट चाहिए, और इससे क्या होगा, क्लाइमेट पे भी कम प्रभाव पड़ेगा। तो इंडिया का ये टारगेट है कि 2030 तक ये एडिशनल फॉरेस्ट इतना लगा दे कि कम से कम 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। ये था हमारा पेरिस एग्रीमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझ लीजिएगा, ईयर समझ लीजिएगा, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया ये समझ लीजिएगा। और बहुत सक्सेसफुल एग्रीमेंट ये साबित हुआ है, क्योंकि करीब करीब 197 का मतलब आप समझिए कि करीब करीब वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ने इसमें अपनी 5-10 को छोड़कर सभी ने अपनी एग्रीमेंट दी है। जिन्होंने नहीं भी दी है वो भी अब आगे आएंगे आने वाले दिनों में। इसके बाद दूसरा हमारा जो समिट हुआ था, सम्मेलन, वो था रियो डी जेनेरियो। इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। उस शहर के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुई थी, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया रियो डी जेनेरियो समिट। शहर के नाम पे ही इस सम्मेलन का जो है इसका समझौते का नाम रख दिया गया। इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि ये अर्थ से रिलेटेड बातें करता है। इसमें टोटल 182 कंट्रीज शामिल हुए थे और थाउजेंड्स ऑफ आप कह सकते हो कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बहुत सारे जो है बड़े बड़े उद्योगपति इसमें इस समिट में गए थे, ठीक है। और इस समिट में एजेंडा 21 के बारे में बात करी गई। एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। एजेंडा 21 में जो है इसमें पास किया गया, उसमें क्या क्या था, कुछ प्रमुख विषय पे अगर हम ध्यान दें तो पहला था पॉवर्टी, कि पूरे विश्व से पॉवर्टी को हटाना, रिड्यूस करना, ठीक है। उसके लिए जो भी मेजर्स हमें अडॉप्ट करने पड़े, एक दूसरे कंट्रीज को हेल्प करना पड़े, चाहे वो फाइनेंशियली हो, टेक्निकली हो, या किसी भी तरह का हेल्प हो, एड हो, वो हम करें, उस पर सहमति बनी, ठीक है। दूसरा है हेल्थ। हेल्थ के लिए भी हमने कई सारे प्रोमिसेस किए आपस में। इंडिया के पास हो सकता है कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं हो जो कि जापान के पास हो, रशिया के पास हो, तो वो हमें वो दे, और इंडिया के पास जो अवेलेबल है वो उन्हें दे। आपने देखा होगा कोविड का जब टीका हमारे यहाँ पे बना तो हमने बहुत सारे कंट्रीज को जो है वो दिया, ठीक है, हेल्प के तौर पे ही, लेकिन दिया। क्यों? क्योंकि ऐसी अग्रीमेंट है हमारे बीच। जब कोई नई टेक्नोलॉजी उनके पास आएगी तो वो भी हमसे शेयर करेंगे। इस तरह से ही तो पूरा वर्ल्ड चलेगा अच्छे तरीके से, है ना। तो हेल्थ का जो इशूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर आप देख रहे होगे कि आए दिन काफ़ी काम हो रहा है। बहुत हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है, फोर्टिफाई हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, वो भी हाईटेक। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये सभी के मदद से। डिफरेंट कंट्रीज भी हमें सपोर्ट कर रही है ना। इससे हम सभी को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में सफल हो रहे हैं। इसके बाद है हमारा मोड्स ऑफ कंजप्शन। हमारा जो कंजप्शन है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। इट मीन्स कि हम उतना ही प्रोड्यूस करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा ना हो कि चीज़ें बिल्कुल बर्बाद होने लग जाए। आपको कंज्यूम उतना ही करना है जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब आपको 5 रोटी में आपका पेट भरता है और 10 रोटी खा लोगे आप, तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसी तरीके से नेशन के भी लेवल पे जितना हमारा कंजप्शन है उतना ही हम करें, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, है ना, बिना मतलब का जो है सोसाइटी में को हार्म होगा। तो हमें मोड्स ऑफ कंजप्शन को भी कंट्रोल में रखना है। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही आप प्रोड्यूस भी करें और उतना ही आप कंज्यूम भी करें। उसके बाद है ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स कि जो मानव है उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसको संसाधन के रूप में जो है प्रयोग करना, है ना। जितने भी ह्यूमंस हैं, आप जब तक उन्हें काम नहीं दोगे, जॉब्स नहीं दोगे, शिक्षा नहीं दोगे, तो वो क्या होंगे? सोसाइटी के लिए बर्डन हो जाएंगे, लाइबिलिटी हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप एक बार एडुकेटेड हो जाओगे, आपको एडुकेशन मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, तो आप किसी पे बोझ नहीं बनोगे, बल्कि आप कंट्री को कुछ दोगे, वर्ल्ड को कुछ दोगे। तो ह्यूमन का एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन का मैनेजमेंट ऐसा हो कि सभी लोगों को समान अवसर मिले, सभी लोग कुछ क्रिएटिव करें, सभी को जॉब मिले, सभी एजुकेशन प्राप्त करें, ठीक है। ये भी हमारा एजेंडा 21 में बात किया गया। और इसी का रिजल्ट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आज के टाइम में MOU साइन करती है। अब पता लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है जापान की यूनिवर्सिटी से MOU साइन कर रही है ना। अभी बिहार की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, उसने रशिया की यूनिवर्सिटी से MOU साइन किया कि जी हम दोनों मिल के काम करेंगे। हमारा जो रिसर्च है,
हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे बच्चे आपके यहाँ पे जाएंगे, आपके बच्चे हमारे यहाँ पे आएंगे। तो एमओयू साइन हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ के बीच। इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स भी डेवलप होंगे, उनका भी मेंटल लेवल जो है वो डेवलप होगा, और कंट्रीज़ को भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा, ठीक है, आगे चल के। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे जो सहमति बनी वो थी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट। इट मीन्स कि डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाती है। जापान टेक्निकली बहुत डेवलप है, ठीक है, रशिया टेक्निकली बहुत डेवलप है, अमेरिका टेक्निकली बहुत डेवलप है, इंडिया भी डेवलप हो रहा है। तो इट मीन्स कि जो डेवलप ऑलरेडी हो चुके हैं वो ऐसा ना हो कि अपने टेक्नोलॉजी को अपने तक ही छिपा कर रख लें, वो अपने टेक्नोलॉजी को दूसरे के साथ साझा करें ताकि उनका भी काम आसान हो। इसलिए आप देखते होंगे कि कभी जापान ने इंडिया को कोई टेक्नोलॉजी दे दी अच्छी, कभी इंडिया भी किसी कंट्रीज़ को दे देता है। तो ऐसा पूरे वर्ल्ड में चलता रहता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच। तो ये क्यों चलता रहता है? यूएन की वजह से, कि यूएन ने सभी को एक मंच पे लाया और सभी के बीच पार्टनरशिप कराया, जिसको कहते हैं ग्लोबल पार्टिसिपेशन। तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल पार्टिसिपेशन में डिफरेंट कंट्रीज एक साथ आते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं और सभी को बेनिफिट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए हमारा जो अर्थ समिट हुआ था, रियो डी जेनेरियो समिट, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे अब हम बात करेंगे, क्या इसके उद्देश्य थे। तो पहला जो प्रमुख उद्देश्य था वो था फिनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे काम कर रहे हैं, सपोज करिए आप रिसर्च ही करेंगे जेआरएफ करने के बाद, और आपके पास धन ही नहीं होगा, आपके पास फंड्स नहीं होंगे, तो आप कहाँ से रिसर्च करोगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमें पॉल्यूशन से लड़ना है, हमें क्लाइमेट चेंजेस को कंट्रोल में लाना है, और हमारे पास फंड ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको ये कहा गया कि जी आप गरीब देशों को मदद करिए, उनको पैसे दीजिए, फिनेंशियली हेल्प करिए। और आज के टाइम में वो हो भी रहा है, बहुत सारे फंड्स हमें विदेश से मिलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना। ये भी अर्थ सम्मेलन जो हुआ था हमारा, अर्थ समिट, उसमें मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इट मीन्स कि फॉरेस्ट को आप तवज्जो दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। ये मत समझिए कि जी आपको घर बनाना है ना, और अपार्टमेंट्स बनाने हैं, फैक्ट तो पूरा फॉरेस्ट नहीं, आप फॉरेस्ट को भी बचाएं, आप कुछ ऐसा काम करें कि आप भी जीवित रहें और वो भी जीवित रहे। तो एक अच्छा मैनेजमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में बहुत छोटे छोटे लैंड्स हैं, लेकिन वहाँ पे इतने अच्छे घर बनते हैं, इतना डिजाइनिंग का घर बनता है। और गांव में आप आओगे देखोगे बड़े बड़े जमीन पे बस 2 कमरे बने हुए हैं, है ना। तो ये है मैनेजमेंट, कि वहाँ पे दिल्ली में क्या है, बम्बई में क्या है, या कलकत्ता में क्या है, कि वो छोटे छोटे जगह पे भी इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कि छोटे जगह पे भी मतलब आलीशान फ्लैट बन के खड़ा हो जाता है। और अब जब आप छोटे छोटे विलेजेस वगैरह में आओगे तो देखोगे बड़े बड़े लोगों के पास बहुत ज़मीन है, और उस ज़मीन पे उन्होंने एक भी पौधे नहीं लगा रखे, बस 2 कमरे बना दिए और बिल्कुल पड़ा हुआ है लैंड। तो इसको कहते हैं कि ये अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो बड़े शहरों से हमें इस मामले में सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे मैनेजमेंट कर रखा है। छोटे भी लैंड छोटे हैं, उसी पे थोड़ा पौधा भी लगा दिया है, 10 घर भी बड़ा सा बना दिया है ना, छोटा सा पार्किंग बना दिया है। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से हमें फॉरेस्ट का मैनेजमेंट ग्लोबल लेवल पे करना होगा, तभी हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता। इट मीन्स कि जो जीव जंतु हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरा फ्लोना प्लांट्स, इन सभी को मेंटेन करना, बैलेंस में रखना, कोई भी स्पेसीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो, खत्म ना हो इस धरती से, इस चीज़ का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमंस की। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब बची रहेगी? जब फॉरेस्ट होगा, क्योंकि जैसे आप घर में रहते हो वैसे ही जंगल किसका घर है? जो एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। तो अगर आप जंगल खत्म कर दोगे तो वो तो खत्म होंगे ही, उनका घर ही आपने उजाड़ दिया। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम फॉरेस्ट को लगाएं, प्लांट्स को बचाएं, ताकि जो डिफरेंट बर्ड्स हैं, डिफरेंट स्पेसीज हैं, वो भी इस अर्थ पे रह सकें। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसीज इस अर्थ से खत्म होता है, एक्सटिंक्ट होता है, तो उसका हर्जाना हम सभी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस आपने पढ़ा होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है अगर कोई भी, मान लेते हैं कि साइबेरियन बर्ड है या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आज से 50 साल पहले खत्म हो गए, अब उनका अर्थ पे नामो निशान नहीं है, तो आपको क्या लगता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। यही तो है ना कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो बहुत ज़्यादा इमिशन हो रहा है, ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट, ये उसी की वजह से हो रहा है।
तो सभी, चाहे वो छोटा सा कीड़ा क्यों ना हो, मकोड़ा क्यों ना, उसका भी एक इंपॉर्टेंस है इस अर्थ पे। ये चीज़ आपको समझना होगा, हम सभी को समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स कि हम जो भी डेवलपमेंट करें वो सस्टेनेबल हो, सतत हो, टिकाऊ हो। इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि हम ऐसा फैक्ट्री लगा दें जो बिल्कुल धुआं ही करता है, बिल्कुल प्रदूषण करता है और पूरे जिस शहर में वो है उस शहर को बिल्कुल तबाह करके रखा हुआ है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया है, जिसके तहत अब बहुत सारे प्रिकॉशनरी लॉज बन चुके हैं। आपको सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें डेवलपमेंट तो करना है, विकास तो मनुष्य का एक कार्य है। अगर विकास नहीं होगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन कैसा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि सस्टेन कर सके आगे के 100, 200, 500 सालों तक भी वो चले। ऐसा नहीं कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है, पूरे विश्व के बाजार से 2050 तक ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इतिहास के पन्नों में हम पढ़ेंगे कि पेट्रोल हुआ करता था। तो और देखिए प्रदूषण भी इतना करता है। अब हम गाड़ी, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से प्रोड्यूस करने पे पहल कर रहे हैं जो कि नेचुरल हो, इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हो। तो सस्टेनेबल वर्ड बहुत ही पायस है और इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था 2 समिट, एक मैंने रियो डी जेनेरियो समिट बता दिया आपको, और एक मैंने बता दिया आपको पेरिस एग्रीमेंट। ये 2 एग्रीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियोस में और जो बचे हुए 3 एग्रीमेंट हैं वो आपको मैं बताऊंगा। इसको अच्छे से पढ़िए, कॉपी में नोट भी करिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम समय बचा है, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। और लास्ट में वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।